हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू IQ टैब। आज के इस वीडियो में हम 27 दिसंबर 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आज के न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं उन्हें हम अपने प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा डिस्कशन शॉर्ट एंड क्रिस्प हो, जिसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लें। आज का जो पहला पॉइंट है वो निकारागुआ के ऊपर है। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। फ्रांस से एक फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी जो कि निकारागुआ जाने वाली थी। नाउ निकारागुआ जो है एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। नाउ एक प्रॉब्लम ये होती है कि उस फ्लाइट के अंदर बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग थे और उनको किसी प्रॉब्लम के कारण जो फ्रांस की अथॉरिटीज़ थी उनको वहाँ पर रोक लेती है, मतलब उस फ्लाइट को टेक ऑफ नहीं करने देती है, जिसके कारण काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठने लगे कि एग्जैक्टली क्यों जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको फ्रांस में रोका गया है। बहुत सारे डिफरेंट स्पेकुलेशंस थे और अलग अलग एलिगेशंस भी लगाए गए हैं। अभी हमारे पास एग्जैक्ट वो रीज़न नहीं आए हैं, अभी हमें एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है। तो जब भी वो रीज़न पता होगा हम उसे डिस्कस कर लेंगे कि एग्जैक्टली क्या इशू था। बट राइट नाउ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली निकारागुआ की लोकेशन क्या है। देखिए, निकारागुआ जो है वो सेंट्रल अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले तो ये समझिए, देखिए ये है हमारा नॉर्थ इंडिया, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है एंड दिस इज काइंड ऑफ अ साउथ अमेरिका, राइट। ये वाला पार्ट जो है ना बीच में, दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रल अमेरिका। और सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज होती हैं बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं और वो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, तो जितनी भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं उन सब में सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? दैट इज निकारागुआ। नाउ इसके नॉर्दर्न साइड में होंडुरास नाम की कंट्री है और साउथ के साइड में कोस्टा रिका है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इनके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। इसके अलावा निकारागुआ को लैंड ऑफ लेक्स एंड वोल्केनोज भी कहा जाता है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक बोसावास बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि टोटल अमेरिका जो है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका प्लस सेंट्रल अमेरिका, तीनों ही अमेरिका को मिलाकर जितने भी वहाँ पर रेन फॉरेस्ट हैं उसमें सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है जिसका नाम है बोसावास बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये निकारागुआ के अंदर प्रेजेंट है। नाउ अगर बोसावास बायोस्फीयर रिजर्व सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है तो एग्जैक्टली लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कौन सा है? तो उसका आंसर है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए, निकारागुआ की एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि निकारागुआ एकमात्र ऐसा लैटिन अमेरिकन कंट्री है, लैटिन अमेरिका का मतलब होता है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जिसको स्पेन और ब्रिटिशर्स दोनों ने ही कोलोनाइज करने की कोशिश की थी और दोनों ने ही अलग अलग टाइम्स पे कोलोनाइज कर लिया था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि निकारागुआ एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसको स्पेन और ब्रिटिशर्स दोनों ने ही वहाँ पर वो कर लिया था, कोलोनाइज कर लिया था। इसके अलावा यहाँ पर एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है मेस्टिजोस ट्राइब। तो जैसा आप जानते हैं कि यूपीएससी हैज़ अ निक ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन, जहाँ पर वो अलग अलग ट्राइब्स के बारे में क्वेश्चंस पूछती है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको निकारागुआ की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। देखिए, ये है नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट और ये है सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट और बीच में ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सब सेंट्रल अमेरिका या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। तो इसी में जो निकारागुआ है, दिस इज निकारागुआ, और ये सेंट्रल अमेरिकन जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब में से सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर एंड ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि एग्जैक्टली निकारागुआ की लोकेशन कहाँ पर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा ट्यूलिप के ऊपर है। नाउ जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो ट्यूलिप का जो गार्डन है उसको फिर से एक बार ओपन करेंगे। सो हमारे लिए ऑब्वियसली न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वो इवेंट इंपॉर्टेंट है। तो हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ट्यूलिप्स क्या होते हैं। ट्यूलिप्स जो होते हैं वो स्प्रिंग ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं, मतलब जो स्प्रिंग के सीजन में फ्लावर्स आते हैं, उगते हैं, उन्हें ट्यूलिप्स कहा जाता है। नाउ पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ट्यूलिप्स कैसे दिखते हैं। सो दीज आर ट्यूलिप्स। ठीक है, जैसा आपने देखा ये ट्यूलिप्स होते हैं और जैसा आप इमेज से समझ गए होंगे कि दे आर नोन फॉर देयर वाइब्रेंट कलर्स। बहुत सारे अलग अलग टाइप के चमकीले कलर्स के फूल होते हैं ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे प्रीलिम्स के लिए कि ट्यूलिप का जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो है नीदरलैंड्स। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि नीदरलैंड जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है ट्यूलिप फ्लावर्स का। इसके अलावा इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है जो कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप का गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन का मतलब होता है एक ऐसा गार्डन जहाँ पर ट्यूलिप की डिफरेंट वैरायटीज़ को उगाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि जो ट्यूलिप्स हैं ये एक ऐसे फ्लावर्स हैं जिसकी 4600 से ज़्यादा वैरायटीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा 4600 से ज़्यादा वैरायटीज़ इसकी प्रेजेंट है और जो सबसे लार्जेस्ट गार्डन है एशिया के अंदर वो भारत के श्रीनगर के अंदर प्रेजेंट है, जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
अब देखिए, ये जो गार्डन था ना, ये भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन हुआ करता था, जहां पर इसका पहले क्या नाम हुआ करता था, मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर। मतलब पहले इसका नाम था मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, बाद में इसको रीनेम करके इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कर दिया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर। नाउ समझने वाली बात यह है, और एक चीज जो पूछा जा सकता है कि श्रीनगर के अंदर जो डल लेक है ना, डल लेक के अंदर एक हिमालयन रेंज कनेक्ट करती है, जिसका नाम है जाबरवान रेंज, ठीक है। और जाबरवान रेंज के ही फुटहिल्स के ऊपर ये पर्टिकुलर ट्यूलिप गार्डन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है कि जो डल लेक है श्रीनगर में, उसके सबसे नियरेस्ट या फिर उसके इंक्लूजिंग एरियाज के अंदर कौन सा हिमालयन रेंज है, तो आंसर इज जाबरवान रेंज। और जाबरवान रेंज के पास में ही कौन सा गार्डन है, तो इट इज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए, ट्यूलिप गार्डन की सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी ये है कि जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है ना, वो हर साल एक एनुअल कश्मीर के अंदर ट्यूलिप फेस्टिवल स्टार्ट करती है अप्रैल के अंदर। और जब ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है ना, उसके बाद ही कश्मीर का टूरिज्म सीजन स्टार्ट होता है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें कि कश्मीर का अगर जो टूरिज्म सीजन है वो स्टार्ट होता है इस ट्यूलिप फेस्टिवल के स्टार्ट होने से। और ट्यूलिप फेस्टिवल इसीलिए जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंस रखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आपको ट्यूलिप फ्लावर्स के बारे में पता चल गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। हमारा अगला न्यूज़ जो है वो कुदानकुलाम न्यूक्लियर पावर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में है। हल्का सा बैकग्राउंड समझते हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, यानी कि एस जयशंकर सर, वो भी रिसेंटली रशिया अपनी 5 दिन के विजिट पे गए हुए हैं, ठीक है, 5 डे के विजिट पे गए हुए हैं। और उनका मेन एम ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है, रशियन प्रेसिडेंट जो कि आने वाले टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने वाले हैं, उनको उस चीज़ के लिए तैयार करें। मतलब उस चीज़ के लिए जो एक प्रॉपर कॉन्वोकेशंस किए जाते हैं, प्रॉपर उससे पहले एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, वो करने के लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अभी रशिया गए हुए हैं। नाउ वहां पर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो साइन हुआ है वो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर साइन हुआ है। तो हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। कुदानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन का मतलब ये होता है कि इन स्टेशंस के अंदर न्यूक्लियर को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब बिजली बनाई जाती है, ठीक है। सो भारत का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहां पर है, वो है तमिलनाडु के तिरुनेवेली नाम के एक प्लेस के अंदर प्रेजेंट है, जिसका नाम है कुदानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसको 1998 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर 2 टाइप के डिफरेंट एलिमेंट्स का फिजन होता है, एक है प्लूटोनियम और दूसरा है यूरेनियम, ठीक है। सो जो प्लूटोनियम है उसका भी एनरिचमेंट यहाँ पर होता है और जो यूरेनियम है उसका भी एनरिचमेंट होता है। बट प्राइमरली जो है ये प्लूटोनियम प्रोडक्शन प्लांट है, मतलब कि प्लूटोनियम जो कि एक न्यूक्लियर मटेरियल है उसको इस्तेमाल करके ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, और कुछ अमाउंट में वो यूरेनियम को भी इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके अंदर 6 डिफरेंट रिएक्टर्स हैं, और हर एक रिएक्टर जो है वो 1000 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि भारत के अंदर लार्जेस्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 6 प्लांट्स हैं और 6 की कैपेसिटी जो है 1000 ईच है, 1000 मेगावाट ईच। इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस कर सकता है ये, दैट इज 6000 मेगावाट ऑफ पावर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है एक बार में, ठीक है। ये भारत के लिए सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए, आपको समझना ये है कि ये इसको ओन कौन करता है। देखिए, इसको ओन किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा, दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, बिकॉज ये भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, इसलिए एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि इसको बनाती है। इसके अलावा जब इसको 1998 में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद 2002 से लगातार कोशिश की जा रही है इसका प्लांट को बनाने के लिए, और इसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको बनाने में भारत की सहायता की है कौन सी कंट्री ने, दैट इज रशिया। रशिया ने कोलैबोरेट किया है इस पर्टिकुलर प्लांट को बनाने के लिए। नाउ एक चीज समझिए कि जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हैं, मेनली जो वहाँ की फिशिंग कम्युनिटीज है तमिलनाडु की, वो लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपोज कर रहे हैं। रीजंस क्या है इनका? रीज़न है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बहुत सारे लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया है और वहाँ पर काफ़ी सारा मरीन लाइफ पॉल्यूशन फैल गया है। मतलब कि इस पर्टिकुलर प्लांट से जो भी वाटर डिस्चार्ज हो रहा है वो डायरेक्टली वहाँ के रिवर्स में जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पर मरीन लाइफ पॉल्यूशन फैल रहा है। नाउ देखिए, ये एक पर्टिकुलर टाइप का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को इस्तेमाल करता है। नाउ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको ये समझना होगा कि जो कुदानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वो हमारे पूरे देश में एकमात्र ऐसा पावर रिएक्टर है जो कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को इस्तेमाल करता है। ठीक है, यानी कि PWR की टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला और कोई भी हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। अब जो PWR यानी कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर ये इस्तेमाल करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है VVER 1000 V412 मॉडल। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया सो दैट आपके दिमाग में एक आइडिया लग जाए कि इसके नेम किस तरीके से हैं। सो जस्ट इन केस अगर प्रीलिम्स इस पर्टिकुलर चीज़ को इस्तेमाल करना चाहता है अपने क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि मैंने ऐसा कुछ देखा था कहीं ना कहीं पर न्यूज़ एनालिसिस के टाइम में। ठीक है, अब आपको क्या पता होना चाहिए कि जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है उसका नाम क्या है? इसका नाम है वाटर पावर रिएक्टर। मतलब ये वाटर को और दूसरे में वाटर, मतलब दो जो डिफरेंट फ्यूल्स चाहिए होते हैं, दोनों ही फ्यूल्स में वो वाटर को ही इस्तेमाल करता है। मतलब एक मॉडरेटर की तरह भी और एक रेगुलेटर की तरह ही दोनों तरफ से ही वो वाटर को ही इस्तेमाल करता है। इसी को कहते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो कुदानकुलाम प्लांट है ये भारत का पहला एंड ओनली ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि PWR की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। PWR का मतलब क्या है? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। आई होप आपको जो कुदानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल गई। अब देखिए, दिसंबर 2015 में भारत और रशिया के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होता है और इस अग्रीमेंट में ये बोला जाता है कि इंडिया ने रशिया को अलाउ किया कि वो 12 डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स भारत के अंदर बना सकता है। मतलब कि रशिया अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएगा और इंडिया के अंदर 12 डिफरेंट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बनाएगा, जो कि 2 डिफरेंट साइट्स पे बनाए जाएंगे। जिसमें पहला साइट होगा कुदानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि तमिलनाडु, और जो दूसरा साइट है वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। 2 साइट्स के ऊपर टोटल 12 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने हैं। इसमें जो पहला साइट है वो है कुदानकुलाम, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो सेकंड साइट है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। इसके अलावा 2023 यानी कि रिसेंटली रशिया ने रिसेंटली अपना एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाना स्टार्ट किया है। और कहाँ पर बनाना स्टार्ट किया है? ये उन्होंने कुदानकुलाम प्लांट के अंदर बनाना स्टार्ट किया है। जैसा मैंने आपको बताया, कुदानकुलाम में टोटल 6 पावर रिएक्टर्स बनाने की कैपेसिटी है। 5 पावर रिएक्टर्स ऑलरेडी बन चुके हैं और जो 6th यूनिट है पावर प्लांट का वो यहाँ पर रशिया बना रहा है। आई होप दिस मच इज क्लियर। आपको ये चीज़ समझ आ गई कि एग्जैक्टली किस तरीके से इस पर्टिकुलर पावर रिएक्टर को बनाया जा रहा है रशिया के द्वारा। ना जो रिसेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो एस जयशंकर सर हैं उन्होंने इसी पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर गो अहेड दिया है कि जो 6th यूनिट है रशिया जो बना रही है इंडिया के अंदर वो बनना स्टार्ट हो चुका है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स थे आज की वो हमने डिस्कस कर लिए। आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स नहीं आए थे इंपॉर्टेंट। सो निकारागुआ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ट्यूलिप जो कि एक फ्लावर्स है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और जो कुदानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। सबसे पहले हम देखते हैं जो मेन आर्टिकल आया हुआ है, जो मेन एडिटोरियल आया हुआ है वो है अबाउट द आउटकम ऑफ 2023 विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए, अभी हमारा रिसेंटली पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा था, राइट, बट वो एडजर्न्ड सिनेडाई हो गया, मतलब कि उसको समय से पहले ही बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था? बिकॉज ऑफ द रकस, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि अपोजिशन पार्टी के द्वारा की जा रही थी वहां पर, उसके कारण इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इस बार का जो विंटर सेशन था वो किस तरीके से गुजरा। पहली चीज़ तो जो 2023 का विंटर सेशन था वो टोटल 18 दिनों तक चला, जो कि बहुत ही कम है। सेकेंड चीज़, इट वॉज एडजर्न्ड सिनेडाई, मतलब कि समय से पहले ही इसको बंद कर दिया गया, समय से पहले ही इसको खत्म कर दिया गया। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कि इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज के टोटल 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट इज एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड कर दिया गया एंटायर सेशन के लिए, मतलब कि जिस दिन इनको सस्पेंड कर दिया गया उसके बाद से वो पर्टिकुलर एमपीज लोकसभा या राज्यसभा में नहीं आ सकते थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए टोटल 146 यानी कि 146 एमपीज को सस्पेंड किया गया था, जिसमें से 100 वर फ्रॉम लोकसभा एंड 46 वर फ्रॉम राज्यसभा। मतलब कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ही हाउसेस से ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को ही यहां पर सस्पेंड किया गया था। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक भी पर्सन यहां पर जो रूलिंग पार्टी का था उसको सस्पेंड नहीं किया गया था। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब मेजॉरिटी ऑफ ऑपोजिशन पार्टी लोकसभा राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट नहीं थी। प्रेजेंट ना होने के कारण यहां पर गवर्नमेंट के पास क्लियर मेजॉरिटी थी हर एक चीज के अंदर। देखिए, वैसे भी गवर्नमेंट जो है हमारी वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ उसने गवर्नमेंट फॉर्म किया है। जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने जब 2019 के अंदर इलेक्शन जीता था तो उन्होंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ ही इलेक्शन जीता था।
तो वैसे भी इनके पास पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी प्रेजेंट है, बट इसके बावजूद जब यहां पर 146 ऑपोजिशन के एमपीज भी नहीं रहे, तो अब गवर्नमेंट के लिए न्यू लॉज को पास करना बहुत ही आसान हो गया। इसी चीज में उन्होंने 18 दिन के अंदर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज को पास कर दिया। लॉ नंबर 1 कि क्रिमिनल कोड, जो पुराना हमारा क्रिमिनल कोड था, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी, इनको हटा करके न्यू क्रिमिनल कोड्स लेकर आए, जो कि ऑब्वियसली हमारे पुलिसिंग सिस्टम जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा चेंज है। और यहां पर आपको यह समझना है कि जो चेंज अभी हुआ है उस चेंज को इफेक्ट में आने में थोड़ा टाइम डेफिनेटली लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमने चेंज किया और कल से ही सारी पुलिस स्टेशन इसको प्रॉपर्ली फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पुलिस पर्सनल्स को ट्रेन करें, हम प्रॉपर गाइडलाइंस निकालें, राइट। ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको ध्यान रखना होगा कि जब क्रिमिनल कोड अभी चेंज तो हो गया है, बट इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा टाइम लगने वाला है। यहाँ तक कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, उन्होंने भी ये कहा है कि दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 ये टाइमलाइन उन्होंने लिया है, तब तक प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह बन पाएंगे कि किस तरीके से एग्जैक्टली ये तीनों ही जो रिप्लेस लॉज हैं वो किस तरीके से काम करेंगे। तो पहला तो हमने देखा कि क्रिमिनल कोड जो 3 थे, तीनों को ही चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन बिल था, इसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, जहाँ पर यह बोला गया है कि जितने भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर उनके किसी भी चीज़ के कारण, किसी भी डिस्कशन के कारण अगर नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है, तो जो गवर्नमेंट है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए उस टेलीकॉम डिपार्टमेंट के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। और थर्ड जो हुआ चेंज वो है इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के रिलेटेड कुछ चेंज हुआ है, जिसमें जो कोलेजियम सिस्टम था उसके मेंबर्स के अंदर चेंजेस हुए हैं। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे पहले, उनको हटा करके यहाँ पर एक न्यू मेंबर लाया गया कि एक एमपी होगा एंड दैट एमपी विल बी डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि यहाँ पर टोटल कंट्रोल जो है अब वो एग्जीक्यूटिव किया करेगा। इसके कारण ये कह सकते हैं कि जो 2023 का विंटर सेशन था उसने अनप्रेसिडेंटेड पावर दिया है एग्जीक्यूटिव को। और एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, और मिनिस्टर्स अभी कौन है? जो बीजेपी यानी कि जो रूलिंग पावर की गवर्नमेंट है वो यहाँ पर भी मिनिस्टर्स हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाते हैं, जो कि बात करता है हमारे स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। देखिए, यह आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आर्टिकल को जिन्होंने लिखा है वो हमारे ऑलरेडी जो पूर्व प्लानिंग कमीशन हुआ करते थे उसके इंपॉर्टेंट मेंबर हुआ करते थे, और इन्होंने जो रेफरेंसेस लिए हैं वो रघुराम राजन की जो बुक आई है, लेटेस्ट बुक, उस पर्टिकुलर चीज से उन्होंने रेफरेंसेस लिए हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। हम देखते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है कि भारतीय इकोनॉमी का स्टेटस क्या है। देखिए, करंटली इंडिया क्या इकोनॉमिक स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। करंटली इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है हाई एंड सर्विसेज पे। हाई एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है? लग्जरी सर्विसेज। जैसे कि आप देखेंगे टूरिज्म सेक्टर के अंदर हाई एंड होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, राइट। मतलब जो हाई एंड सर्विसेज है, जो लग्जूरियस आइटम्स हैं, उन सब पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बट इस फोकस के कारण कहीं ना कहीं जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो नेग्लेक्ट हो गया है। मतलब कि हम सर्विसेज को प्रमोट करने के कारण मैन्युफैक्चरिंग को कहीं ना कहीं डाउन साइड कर रहे हैं, पहली चीज़ तो। इसके कारण हमारे यहाँ पर जॉब्स और इनकम्स दोनों में ही इनसफिशिएंसी देखी गई है। पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड, हमारे इंडिया के अंदर सोशल और पॉलिटिकल इंडिकेटर्स राइट नाउ किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब वो क्या दर्शा रहे हैं। देखिए, जो फार्मर कम्युनिटी है वो बेटर प्राइसेस की तरफ डिमांड कर रही है, मतलब कि इंक्रीज इन इनकम की बात कर रही है। ठीक है, अब जो इनफॉर्मल सेक्टर है या जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, जिसे हम गिग वर्कर्स कहते हैं, वो लोग फेयर वेजेस या फिर सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अगेन ये लोग राइज इन इनकम की बात कर रहे हैं। तो 60% इंडियंस हैं वो लोग ऑलरेडी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब क्या है कि उनकी जो टोटल सैलरीज है वो कम है। अगेन ये लोग इंक्रीज इन सैलरी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सोशल एंड पॉलिटिकल इंडिकेटर्स को देखें तो हर तरफ सिर्फ एक ही डिमांड है कि उनकी सैलरीज यानी कि जो ओवरऑल मनी उनके हैंड में है वो इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, अब चाइना के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए, चाइना ने जब ग्रो करना स्टार्ट किया 1990s के आसपास में, ठीक है, तो उन्होंने किस तरीके से किया? उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डोमिनेट करने की कोशिश की, देन वहां से मूव किया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर डोमिनेट किया, और अब जाकर वो सर्विसेज के अंदर एंटर कर रहे हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो फैक्ट्री किसको कहा जाता है? जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ही स्ट्रांग हो, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना का ऑलरेडी काफी स्ट्रांग सेक्टर है, और अब वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अब वो सर्विसेज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए,
ये बात सही है कि चाइना को सर्विसेज में compete करने के लिए इंडिया, यूएसए ऐसी कंट्रीज ऑलरेडी प्रेजेंट है और इंडिया सर्विसेज में ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है। पर देखने वाली बात यह है कि चाइना जो ऑलरेडी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कही जाती है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना चुकी है, उससे इंडिया जैसी कंट्री कैसे compete करेगी? बिकॉज इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। ठीक है, सो आई होप आप ये भी समझ गए। अब एक चीज समझिए, भारत का जो सर्विस सेक्टर है अगेन वो हाई एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर है, मतलब कि जो लग्जूरियस आइटम है उसके ऊपर है, जिसको बेचने का अफोर्ड जो है वो लोकल लोग नहीं कर सकते, मतलब हर एक पर्सन उसको बेच नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि जो 1 लाख के टीवीज हैं वो हर एक पर्सन जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोग हैं, स्मॉल जो वर्कर्स हैं वो लोग उसको बेचना स्टार्ट कर देंगे तो उनको पैसे आएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ही कम ऐसी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है जो कि एक्चुअली हाई एंड लग्जरियस आइटम को बेच सकती है, राइट। इसलिए भारत के जो वर्कर लोग हैं उनके पास पैसा काफ़ी कम है। अब हम देखते हैं कि भारत का इन्वेस्टमेंट किस तरफ रहा है। देखिए, इंडिया ने ऑलमोस्ट 70 साल पहले बहुत सारे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस के अंदर पैसा लगाया था, जैसे कि आईआईटीज बनाए थे, आईआईएससीज बनाए थे, आईआईएम्स बनाए थे, राइट। सो हमने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही कम कॉस्ट में सारी की सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम कुछ तो सही कर रहे हैं, मतलब हमारा डायरेक्शन कहीं ना कहीं तो सही जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो भारत का ग्रोथ पैटर्न है वो ये शो कर रहा है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है मासेस के लिए। देखिए, एक चीज समझिए, स्पेस सेक्टर, फिर जो हमारा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो बहुत ही कम है। जो भारतीय पॉपुलेशन है 150 करोड़ की, उसमें से लेस देन 1% लोग हैं जो कि आईआईटीज के अंदर, आईआईएम्स के अंदर हैं, या फिर जो स्पेस प्रोग्राम या फिर ऐसे जो सक्सेसफुल फील्ड है वहां पर एम्प्लॉयड है। अभी भी हमारी मोर देन 99% जो लोग हैं अभी भी वो लो एंड स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी हम उनके लिए प्रॉपर जॉब्स वगैरह बना नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, जो हमारे ऑथर है वो यहाँ पर इकोनॉमिक थ्योरिस्ट जितने भी होते हैं उन सबको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं कि जितने भी इकोनॉमिस्ट मॉडल्स वगैरह हैं, जितने भी इकोनॉमिक थ्योरीज वगैरह हैं, वो लोग रियलिटी को छोड़ देते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ हाइपरफ्लुअस जो थ्योरीज हैं, मतलब जो बातें कहीं कहीं बातें हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। वो लोग रियलिटी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट जो है वो सिर्फ अर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अर्निंग बढ़ सकती है। वो लोग लर्निंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राइट। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो मेन फोकस है वो ये है कि हर एक एम्प्लॉयर को या फिर जो भी पर्सन है जो कि जॉब करना चाह रहा है उसको अर्निंग के साथ में लर्निंग पर भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, सो लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जो भी हमारा टारगेट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, हम चाहते हैं कि हम ऑब्वियसली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएं जीडीपी के अंदर, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर हम ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाएं, ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाएं। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है, भले ही वो लोअर लेवल की हो या फिर हायर लेवल की हो, हर एक पर्सन उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और सस्टेनेबल का मतलब है कि अगर आप किसी को जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, किसी को अगर आप इनकम कमाने का सोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब वो लंबा टिकना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बहुत शॉर्ट टर्म हो। ठीक है, अब ज़्यादातर इंडियंस को इस तरीके से एम्प्लॉय करना चाहिए ताकि वो अर्न भी कर सके और वो लर्न भी कर सके। अर्निंग एंड लर्निंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारा जो इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको समझिए। जो हमारा स्मॉल स्केल और जो हमारा इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका होने वाला है। देखिए, इंडिया के अंदर एक चीज अगर प्रेजेंट है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। भारत के अंदर ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। अभी हमें किस चीज के ऊपर काम करना होगा? हमें काम करना होगा बाकी जो कैपिटल्स है उसके ऊपर, जैसे कि लैंड की अवेलेबिलिटी, फाइनेंसेस की अवेलेबिलिटी जो है, मतलब कि उन्हें लैंड प्रोवाइड करो, उन्हें फाइनेंसेस प्रोवाइड करो, और तब वो एक्चुअली आगे आकर के बेटर तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने की एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर। बट अगेन, किस टाइप के एजुकेशन और किस टाइप के स्किल में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम हमेशा हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और हाई एंड सर्विसेज की एजुकेशन प्रोवाइड करें, मतलब हम हर एक पर्सन को एमबीए कराना स्टार्ट कर दें। लेकिन उससे क्या होगा? उससे उनको जॉब तो मिलेगी नहीं, बिकॉज अभी भी जो लोअर क्लास के लोग हैं वो लोग लोअर लेवल की जॉब्स ढूंढ रहे हैं, राइट। जितने भी इकोनॉमी की बेसिक जॉब्स है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के ऊपर अगर आपको जॉब्स को खत्म करना है, मतलब जॉब की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म करना है, तो फोकस करना चाहिए आपको एजुकेशन और स्किल्स, उन्हीं चीज़ों के ऊपर। मतलब आपको उन्हीं सेक्टर्स के अंदर आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, उसी सेक्टर के अंदर आपको स्किल्स प्रोवाइड करने होंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर।
इसके अलावा जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि वो लोकल क्लस्टर्स में हो, मतलब छोटे छोटे विलेजेस हैं, हमें विलेजेस को हेल्प करना होगा यहाँ पर ग्रो करने के लिए, ना कि उन्हें हम ये बोले कि वो डायरेक्टली जाकर के इंटरनेशनल सप्लाई चेन के साथ कंपीट करना स्टार्ट कर दे। बिकॉज इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक मार्केट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि हमें लोकल वेब यानी कि लोकल क्लस्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। फाइनली हमें ग्लोबल इकोनॉमी को समझना होगा। देखिए, अभी की जो इकोनॉमी है वो सेम नहीं है जो कि आज से 50 साल या फिर 30 साल पहले हुआ करती थी। अगर आप 1980s 1990s की बात करें, जिस टाइम चाइना ग्रो कर रहा था, तो अगर आपको पता हो कि जो वर्ल्ड है, जो ग्लोबल लेवल है, हर एक कंट्री वहां पर एक टाइप का मार्केट थी। हर कंट्री ही अपने आप को मार्केट की तरह शो कर रही थी, बिकॉज किसी कंट्री के पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी। हर एक कंट्री दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी लेना चाहती थी, दूसरी कंट्री से वो लोग सामान लेना चाहते थे। एंड दैट इज वाई जब चाइना एज ए प्रोड्यूसर ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो उसके पास पूरा का पूरा ग्लोब था, मतलब हर एक कंट्री थी जो उससे कि सामान खरीद रही थी, इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूएसए। बट राइट नाउ ऐसा नहीं है। हर एक कंट्री राइट नाउ अपने आप को इस लेवल की बना रही है कि वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर सके, खुद ही प्रोड्यूस कर सके। तो इसका मतलब क्या है, अभी जो मार्केट है वो बहुत अलग है जो कि आज से 20 या 30 साल पहले हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद भारत के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भारत इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले सकता है। इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्सेस है, इंडिया के पास बहुत सारा फाइनेंशियल रिसोर्सेस है। इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बन रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया के पास मार्केट है। इंडिया के पास अनमेट नीड्स है, मतलब ऐसी नीड्स जो कि अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब हमारे पास मार्केट है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, हमारे पास हर एक चीज़ है जो कि एक्चुअली हमें फास्ट ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर आर्टिकल प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। तो यही दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो कि आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों को हमने यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर एक फॉर्दर पॉइंट जो कि आज की न्यूज़पेपर के अंदर मिला, उसको मैंने अलग से नोट कर लिया है। सो दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग आंसर्स इन मेंस के आंसर लिखते समय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आप देखिए, फॉर्दर पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट है जो आप मेंस के किसी भी सब्जेक्ट के अंदर सही तरीके से आप फिट कर सकते हो। तो देखिए, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है। उन्होंने बोला है कि भारत के नॉर्दर्न साइड में हिमालयाज हैं, भारत के वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान है जो कि बहुत ही हॉस्टाइल है। तो भारत जो है वो अपने नॉर्थ से और अपने वेस्ट से दोनों ही तरफ से ट्रेड तो कर नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो इंडिया को ट्रेड करने के लिए जो सी है, ओपन सी है, उसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है। बिकॉज देखो, आप जैसे जानते हैं भारत इस तरीके से है, और भारत जो है 3 साइड से सी से घिरा हुआ है, अपने साउथ में, अपने वेस्ट में और अपने ईस्ट में, राइट। हर तरफ से इंडिया सी से घिरा हुआ है। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत एक आइलैंड कंट्री है फ्रॉम द ट्रेड पर्सपेक्टिव, राइट। देखिए, समझिए इस चीज़ को। राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कि भारत जो है एक आइलैंड कंट्री है फ्रॉम द ट्रेड पर्सपेक्टिव, क्योंकि नॉर्थ से हम ट्रेड कर नहीं सकते, हिमालयस हैं, वेस्ट से हम कर नहीं सकते बिकॉज पाकिस्तान है। अगर हम यहाँ पर अपने ईस्टर्न पार्ट में करने जाएंगे ट्रेड, वेस्टर्न पार्ट में करने जाएंगे, तो यहाँ पर सी है, ईस्टर्न पार्ट में सी है, साउथ में सी है, राइट। तो इसलिए हम ट्रेड जो इन 3 पार्ट से कर सकते हैं, और ये तीनों ही पार्ट हमारा सी से डोमिनेटेड है। दैट इज वाई भारत को एक ट्रेड पर्सपेक्टिव से आइलैंड कंट्री कहा जा सकता है। इस पर्टिकुलर चीज को आप अपने एसएस के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट। जहां पर भी GS 2 का पेपर आता है और जहां पर भी इंडिया के ट्रेड पर्सपेक्टिव की बात होती है, वहां पर इस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। और इसके अलावा एसएस में इस्तेमाल कर सकते हैं, GS पेपर 2 में इस्तेमाल कर सकते हैं, GS पेपर 3 में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। GS पेपर 1 के ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। यही था हमारा आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।